बारिश का सुहाना मौसम था। हल्की हल्की बरसात हो रही थी। आज संडे की सुबह थी और आज रोहिणी की ऑफिस से छुट्टी थी। बेफिक्र वह अलार्म बंद कर कर सो रही थी, लेकिन 8 बजते ही उसकी नींद टूट गई। पहले तो दूध वाले की बेल बजी तो वह झट से उठ गई, लेकिन वह दूध फ्रिज में रख कर फिर से सो गई, क्योंकि उसकी नींद अभी पूरी नहीं हुई थी। अभी 10 मिनट ही हुए होंगे कि उसकी फ़ोन की घंटी बज उठी। इस बार रोहिणी गुस्से से उठी, जैसे वह अपनी सारी भड़ास अब सामने वाले व्यक्ति जिसने उसे फ़ोन किया था उस पर ही निकाल देगी। लेकिन जब उसने नाम देखा तो चौंक गई, क्योंकि फ़ोन किसी और ने नहीं बल्कि कुसुम ने किया था। हेलो। रोहिणी फ़ोन उठाकर नींद भरे स्वर में बोली। क्या बात है रोहिणी बेटा, तुम्हारी आवाज़ भारी भारी क्यों लग रही है? क्या तबीयत ठीक नहीं है? माँ का चिंतित स्वर सुनाई दिया। नहीं माँ, मैं सो रही थी। आपने इतनी सुबह क्यों फ़ोन किया? रोहिणी खींच कर बोली। सुबह सुबह? माँ के स्वर में आश्चर्य था। ओह माँ, तो क्या हुआ? आज छुट्टी है। एक दिन ही तो मिलता है सोने के लिए। बाकी के 6 दिन तो सुबह से लेकर रात तक भागते दौड़ते बीतते हैं। अच्छा बताओ, आपने फ़ोन क्यों किया? तुम्हारे लिए तुम्हारी दीदी की जेठानी के भाई का रिश्ता आया है। उन लोगों को तुम्हारा फ़ोटो पसंद आया है। लड़का भी बहुत अच्छा है रोहिणी, और देखा भाला परिवार है। ना इस बार कोई मिन मैक निकालना और ना ही फिजूल के बहाने बनाना। बस जल्दी ऑफिस से छुट्टी की अर्जी दे दो और जल्द से जल्द घर आ जाओ। तुम दोनों एक दूसरे को आमने सामने देख लो और अपनी रजामंदी दे दो। हम बड़ों की ओर से बात पक्की ही है। लड़का बड़े शहर में रहता है, वहाँ तुम्हें भी आराम से नौकरी मिल जाएगी। माँ खुशी में एक ही सांस में पूरी बात कह गई। आपने फिर मेरी शादी का पुराण शुरू कर दिया। माँ, मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है, रोहिणी खींच कर बोली। 2 महीने बाद 28 साल की हो जाओगी और कब तक शादी नहीं करोगी? पहले पढ़ाई फिर करियर, अब और क्या बहाना बचा है? 1-2 साल और शादी नहीं की तो कुंवारे लड़कों के रिश्ते आने बंद हो जाएंगे। फिर तो तलाकशुदा या विधुर अधेड़ों के ही रिश्ते आएंगे। माँ गुस्से से भुनभुनाई। ठीक है माँ, 2-4 दिन में सोचकर बताती हूँ, रोहिणी ने हथियार डालते हुए कहा। ठीक है, जल्द ही बताना रोहिणी। वे तुम्हारी दीदी के आचरण से इतने प्रभावित हैं कि तुम्हें ही अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं, और साल 6 महीने तक रुकने में भी उन्हें कोई ऐतराज़ नहीं है। इसीलिए मैं चाहूँगी कि तुम बेवजह की अपनी जिद छोड़ दो। माँ के स्वर में आदेश था। ठीक है माँ, जैसा आप कहो, रोहिणी ने टालने वाले स्वर में कहा और फ़ोन काट दिया। 9 बज रहे थे। अब दोबारा क्या नींद आएगी? रोहिणी फिर फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चली गई। हाथ मुंह धोकर रोहिणी ने अपने लिए चाय बनाई, फिर चाय का कप लेकर गैलरी में आकर बैठ गई। नीचे बिल्डिंग के बच्चे खेल रहे थे। लोग अपने अपने काम से बिल्डिंग के अंदर बाहर जा रहे थे। 6 महीने हो गए रोहिणी और विनीत को इस बिल्डिंग में आए। अब तक उनकी किसी से खास जान पहचान नहीं हुई थी। सामने वाले फ्लैट में रहने वाले 1-2 लोगों में बस हाय हेलो थी। इससे अधिक पहचान बढ़ाने में ना तो विनीत को दिलचस्पी थी और ना ही रोहिणी को। बगल वाला एक फ्लैट अभी खाली था। 4 साल हो गए थे विनीत और रोहिणी की मुलाकात हुए। रोहिणी की एक फ्रेंड के घर में गेट टुगेदर के लिए सारे दोस्त आए हुए थे। वहीं पर रोहिणी और विनीत की आपस में पहचान हुई थी। तब विनीत 6 महीने पहले से जॉब कर रहा था और रोहिणी का इंजीनियरिंग का आखिरी सेम बचा था। पहले ही मुलाकात में विनीत और रोहिणी आपस में काफ़ी घुल मिल गए। इसके बाद दोस्तों की पार्टियों में मुलाकातें होती रहीं। फिर फ़ोन पर बातें शुरू हो गई। बातें करते हुए दोनों कब एक दूसरे को पसंद करने लगे पता ही नहीं चला। दोनों अक्सर मिलने लगे। जब पढ़ाई पूरी करने के बाद रोहिणी को जॉब मिली, तब तक दोनों का प्यार पूरी तरह परवान चढ़ चुका था। रोहिणी को भी
मुंबई में ही जॉब मिल गई थी। रोहिणी के माता पिता उसकी पढ़ाई पूरी होते ही उसकी शादी कर देने के पक्ष में थे। उनका कहना था कि जहाँ भी उसकी शादी होगी वह अपने लिए नौकरी भी वहीं ढूंढ ले, जैसा कि उसकी दीदी ने किया था। रोहिणी की बड़ी बहन ने एमबीए पूरा किया था कि उसके लिए अच्छा रिश्ता आ गया। माता पिता ने फटाफट उसकी शादी कर दी। कुछ दिन ससुराल में एडजस्ट होने के बाद दीदी ने उसी शहर में नौकरी ज्वाइन कर ली। आज दीदी जॉब भी करती है और अपना घर परिवार भी संभालती है। ससुराल में सभी उससे बेहद खुश हैं। रोहिणी के माता पिता चाहते थे कि रोहिणी भी अपनी बड़ी बहन का अनुसरण करें, मगर रोहिणी थोड़ी अलग विचारों वाली लड़की थी। उसे अपनी आज़ादी बेहद पसंद थी। वह ससुराल और रिश्तों के बंधन में बंधना पसंद नहीं करती थी। उसे सुबह से रात तक घर परिवार पति बच्चों के बंधन में जकड़े रहना पसंद नहीं था। तभी तो साल भर विनीत के साथ घूमते फिरते और एक दूसरे के विचारों को जानने के बाद दोनों ने एक साथ रहने का फैसला लिया। पहले रोहिणी ने माता पिता को जैसे तैसे राजी कर लिया कि उसकी शादी की इतनी जल्दी ना करें, अभी उसे जॉब करने दें। बड़ी मुश्किल से रोहिणी के माता पिता राजी हुए। तभी रोहिणी और विनीत ने मिलकर यह फ्लैट लिया और एक साथ रहने लगे। इस बीच 2 बार रोहिणी के माता पिता उसके साथ रहने के लिए मुंबई आए। तब रोहिणी अपना सामान लेकर अपने सहेली के रूम में रहने चली गई। उसके माता पिता को यही पता था कि रोहिणी अपनी सहेली के साथ रहती है। विनीत के घर से भी जब कोई आता वह भी अपने दोस्त के पास चला जाता। अपने फ्लैट का पता उन दोनों ने ही अपने घर वालों को नहीं दिया था, क्योंकि अगर दोनों में से किसी के भी घर से कोई इस फ्लैट पर आ जाता तो वे दोनों छिपाने की चाहे जितनी कोशिश करते, घर वालों की अनुभवी नज़रें ताड़ ही लेती कि इस फ्लैट में लड़का लड़की साथ रहते हैं। तब घर वालों को कुछ भी समझा पाना मुश्किल होता, खास तौर पर रोहिणी के लिए। रोहिणी के माता पिता उसकी जॉब छुड़वा कर वापस ले जाते। रोहिणी ने चाय का कप मेज पर रखा। जब से रोहिणी और विनीत साथ रह रहे थे, यह उनका तीसरा घर था। कुछ ही महीनों बाद पता नहीं कैसे आसपास रहने वालों लोगों को पता चल जाता कि दोनों बिना शादी किए साथ रह रहे हैं, और बस इस सोसाइटी में कानाफूसी शुरू हो जाती। पिछली वाली सोसाइटी के अध्यक्ष ने तो साफ साफ मुंह पर बोल दिया था कि हम बाल बच्चेदार और इज्जतदार लोग हैं, यहाँ ये पश्चिम के रंग ढंग नहीं चलेंगे। इतनी बेइज्जती सहने के बाद वहाँ कौन रहता। तब विनीत और रोहिणी ने 8 दिन में ही यहाँ फ्लैट किराए पर ले लिया। यहाँ भी 1-2 बार आते जाते पड़ोस की औरतों से जब बातें होती तो औरतें उसे कुछ टटोलती सी निगाहों से देखती हैं। रोहिणी जानती है कि वे उसके शरीर पर सुहाग चिन्ह ढूंढती हैं, क्योंकि रोहिणी ना मांग भरती है, ना बिंदी लगाती है और ना ही मंगलसूत्र व चूड़ियाँ पहनती है। एक दिन पड़ोसिन आशा ने तो कह ही दिया, माना कि तुम बहुत पढ़ी लिखी हो, तो भी थोड़ा बहुत तो परंपराओं का निर्वाह करना ही पड़ता है। मैं भी समझती हूँ कि तुम काम पर जाती हो, मंगलसूत्र नहीं पहन सकती, मगर मांग और माथे पर सिंदूर तो लगा ही सकती हो। विनीत को पसंद नहीं है कहकर रोहिणी ने बहाना बनाया और वहाँ से खिसक ली थी, पर वह जानती थी कि महिलाओं के समूह में देर तक उसकी आलोचना चलती रही होगी। कभी रोहिणी से लोग पूछते कि शादी को कितने साल हो गए, कभी महिलाएं अपनापन जताने के लिए बच्चे की बारी में टोकने लगी, अब जल्दी से लड्डू खिलाओ। रोहिणी क्या जवाब दे, वह कैसे लड्डू खिला सकती है। कभी कभी सोसाइटी की महिलाएं उसके मायके और ससुराल के लोगों के ना आने पर सवाल करती हैं। बात ज़्यादा बढ़ने से पहले ही रोहिणी और विनीत फ्लैट बदल देते हैं। 10 बजे विनीत उठा तो रोहिणी 2 कप चाय बना लाई। 3-4 दिन बाद जब रोहिणी काम पर जाने लगी तो देखा कि सामने वाले खाली फ्लैट में कोई रहने आ गया है। एक संडे को रोहिणी गैलरी में बैठी चाय पी रही थी कि कॉल बेल बजी। रोहिणी ने दरवाज़ा खोला तो सामने एक महिला खड़ी थी। मैं आपके सामने वाले फ्लैट में रहने आई हूँ,
आप तो कभी दिखाई ही नहीं देती हैं। सोचा आज छुट्टी है, मैं ही चलकर मिल आऊं। महिला ने अपनेपन से मुस्कुराते हुए कहा। आइए, अंदर आइए ना, मैं जॉब करती हूँ। सुबह जल्दी ऑफिस चली जाती हूँ और शाम लौटने तक देर हो जाती है, इसीलिए मिलना नहीं हो पाता। रोहिणी ने उन्हें अंदर बैठाया। पता नहीं, पर रोहिणी को उनकी मुस्कुराहट अच्छी लगी। तुम्हारे पति? महिला ने घर में एक उचटती सी निगाह डालकर पूछा। रोहिणी के मन में एक कचोट सी उठी। क्षण भर पहले उन्हें देखकर मन को जो अच्छापन लगा था वह कहीं खो गया। फिर सोचा यह सब तो होना ही है। जी वे सो रहे हैं। पूरा हफ्ता बहुत भाग दौड़ रहती है ना, तो संडे को देर से उठते हैं। रोहिणी ने अपने आप को सहज करते हुए जवाब दिया। शुक्र है आगे उन्होंने रोहिणी की व्यक्तिगत जिंदगी के बारे में कोई सवाल नहीं किया। रोहिणी ने राहत की सांस ली कि चलो, यह तो टिपिकल इंडियन टाइप की मानसिकता वाली स्त्री नहीं लगती। रोहिणी के बारे में उन्होंने ज़्यादा खोजबीन करने वाले सवाल नहीं पूछे। रोहिणी उनके लिए चाय बना लाई। उनका नाम मनीषा था। पहले वे किराए के फ्लैट में रहती थी, अब सामने वाला फ्लैट खरीद लिया था। पति सरकारी नौकरी में हैं और एक ही बेटी है जो 12वीं कक्षा में पढ़ती है। जाते जाते उन्होंने रोहिणी के हेयर कट की तारीफ़ की और पूछा कि क्या वे अपने पार्लर में उनकी बेटी श्रद्धा के बाल सेट करवा लाएंगे। इसे रोहिणी ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। अगले शनिवार को रोहिणी की छुट्टी थी, पर विनीत काम पर गया था। विनीत ने उठकर नाश्ता बना लिया था। लंच वह ऑफिस में ही करता था। रोहिणी ने उठकर अपने लिए सैंडविच बनाकर खाया और कॉफ़ी बनाकर ड्राइंग रूम में आकर बैठी टीवी देखने लगी। उसने कॉफ़ी ख़त्म करके कप रखी ही थी कि कॉल बेल बज उठी। बाई होगी सोचकर रोहिणी ने दरवाज़ा खोला तो देखा सामने एक 16 साल की प्यारी सी लड़की खड़ी थी। दीदी, मैं श्रद्धा हूँ। मम्मी ने आपको बताया होगा ना? श्रद्धा ने बड़े अपनेपन से मुस्कुराते हुए कहा। रोहिणी ने भी मुस्कुराते हुए श्रद्धा का स्वागत किया और फिर उसके साथ बैठकर बातें करने लगी। श्रद्धा बड़ी प्यारी और चुलबुली लड़की थी। जल्द ही वह और रोहिणी आपस में ऐसे घुल मिल गए जैसे बरसों से एक दूसरे को पहचानती हूँ। रोहिणी को श्रद्धा की चुलबुली बातें बड़ी अच्छी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह बरसों बाद खुलकर किसी अपने से बातें कर रही हूँ। विनीत के साथ रहते हुए तो पिछले 3 सालों से वह जैसे समाज से कट ही गई थी। ऑफिस में भी बस 2-1 दोस्त और सहेलियाँ ही हैं जो उसके और विनीत के बारे में सच जानते हैं। उनके साथ ही कभी कभी घूमना फिरना या बातें हो जाती हैं, वरना तो वह सब कटती ही जा रही थी। बातों ही बातों में श्रद्धा को पता चला कि विनीत ऑफिस चला गया है और रोहिणी ने भी अभी खाना नहीं बनाया है। तो श्रद्धा ने जिद की कि रोहिणी उनके यहाँ ही खाने आए। रोहिणी ने संकोच के कारण बहुत मना किया, लेकिन श्रद्धा ने एक नहीं सुनी। आखिर रोहिणी को लंच के समय उसके यहाँ जाना ही पड़ा। मनीषा जी ने बड़े प्यार से श्रद्धा और रोहिणी को खाना खिलाया। खाना खाकर रोहिणी को माँ की याद आ गई। सच, बाई के हाथों का बना खाना और होटलों का खाना खाने में वह स्वाद कहाँ। रोहिणी को लगा कि उसने महीनों बाद भरपेट खाना खाया है। मनीषा जी, श्रद्धा और श्रद्धा के पिताजी सतीश तीनों ही बड़े मिलनसार और अपनत्व से भरे हुए लोग थे। बातें करते कब 4 बज गए पता ही नहीं चला। रोहिणी श्रद्धा को पार्लर ले गई। वहाँ उसके बाल सेट करवा दिए। श्रद्धा बहुत खुश थी। आते समय उन्होंने मार्केट में आइसक्रीम खाई। रोहिणी को लगा वह अपना पीछे छूट गया बचपन जी रही है। उस शाम घर आने के बाद रोहिणी बहुत खुश और हल्का महसूस कर रही थी। इसके बाद लगभग हर छुट्टी वाले दिन रोहिणी और श्रद्धा साथ कहीं ना कहीं घूमने निकल जाती। एक बार श्रद्धा रोहिणी और विनीत के साथ बाहर घूमने फिरने और पिक्चर देखने चली गई। तो घर आकर विनीत रोहिणी पर बुरी तरह नाराज हुआ। तुमने यह क्या फालतू की बला अपनी सिर मढ़ ली है? मैंने एंजॉय करने के लिए तुम्हारे साथ रिश्ता जोड़ा है कि बेकार की रिश्ते झेलने के लिए नहीं। आइंदा इस लड़की को अपने साथ मत ले चलना। तुम उसके साथ ज़्यादा मेल जोल ना ही रखो तो अच्छा है।
कहते हुए विनीत रोहिणी की ओर पीठ करके गहरी नींद सो गया। लेकिन रोहिणी की आंखों में नींद नहीं थी। तो क्या अब उसे विनीत की इच्छा अनुसार चलना होगा? जिससे वह कहे उससे रिश्ता रखे, जिससे वह ना कहे उसे तोड़ ले। रोहिणी सोच रही थी, यूं भी इस शहर में उसकी पहचान है ही आखिर किससे? जितनी सहेलियां थीं उनमें से कुछ तो अपने घर लौट गईं, कुछ नौकरी के सिलसिले में दूसरे शहरों में चली गई। इस शहर में जो बची हैं उनमें से अधिकांश शादी करके अपने अपने परिवार में व्यस्त हो गई हैं। शादीशुदा सहेलियां अब रोहिणी से कतराने लगी थीं। सॉरी रोहिणी, अब मैं तुम्हें अपने घर नहीं बुला सकती। क्या करूं, जॉइंट फैमिली में रहती हूं। सास ससुर है घर में। अकेली आओगी तो अम्मा जी तुम्हारी शादी की बात को लेकर तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी, और विनीत के साथ आओगी तो 100 सवाल उठ खड़े होंगे। एक दिन दिशा ने कहा, अपने पति को मैंने तुम्हारी और विनीत की लिव इन रिलेशनशिप के बारे में कुछ नहीं बताया है। तुम्हारे बारे में यह बात सुनकर कहीं वे मेरे बारे में भी गलत ना सोचने लगी कि इसकी सहेली ऐसी है तो यह भी पता नहीं कैसी होगी। सॉरी यार, नई नई शादी है, मैं अपने रिश्ते के लिए कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। एक दिन प्रीतो बोली। अपनी सबसे गहरी सहेलियों दिशा और प्रीतो की बातें सुनकर रोहिणी सन्न रह गई। उसी दिन से उसने उन दोनों से अपनी दोस्ती ख़त्म कर ली। अपने मोबाइल से उन दोनों के नंबर भी हटा दिए। उसके बाद उन दोनों ने कभी रोहिणी से संपर्क नहीं किया। अपने और विनीत के रिश्ते की वजह से इन दोनों की दोस्ती को खो देना रोहिणी के लिए बड़ा आघात था। तभी से रोहिणी अकेलेपन की धूप में तपती आ रही थी। ऐसे में मनीषा जी और श्रद्धा के प्यार और अपनेपन ने शीतल छाया का काम किया। उनके साथ बरसों बाद उसे पारिवारिक और मैत्रीपूर्ण वातावरण मिला था। देर सवेर ऑफिस में भी अब बात फैलने लगी थी कि रोहिणी बिना शादी के विनीत के साथ रह रही है। लड़कियां उससे और खींची खींची सी रहने लगी, उसे अजीब नज़रों से देखती। पुरुष सहकर्मी भी उसे लोलुप निगाहों से देखते। फाइलें देते लेते समय जानबूझकर रोहिणी की उंगलियों को पकड़ लेते या हाथ फेर देते। उनके होठों पर कुटिल मुस्कुराहट होती। उनके विचारों को समझकर रोहिणी के तन बदन में आग लग जाती। अक्सर पुरुषकर्मी बेवजह बातें करने या काम के बहाने रोहिणी के टेबल पर आकर बैठे रहते। रोहिणी ऑफिस के माहौल में अब घुटन सी महसूस करने लगे थे। इधर कई दिनों से विनीत का भी व्यवहार बदलने लगा था। पहले वह और विनीत घर पर सारा काम मिलकर करते थे, लेकिन पिछले कुछ छुट्टी के दिन वह चाहता था कि रोहिणी उसका लंच पैक कर दे। यहाँ तक कि महीने भर से उसके कपड़े भी रोहिणी ही धो रही थी। पहले विनीत रिक्वेस्ट करता था कि प्लीज़ रोहिणी मेरी शर्ट धो देना या कल मेरा लंच बना देना, और अब तो विनीत रोहिणी से ये सारे काम करवाना अपना अधिकार समझने लगा था। उसके व्यवहार में हर समय पति के तौर पर हुक्म चलाने वाले भाव रहते। समर्पण की भावना की जगह उम्मीदें बढ़ने लगी थीं। अभी तो रोहिणी के लिए दूसरा धक्का इंतज़ार कर रहा था। कई दिनों से वह देख रही थी कि मनीषा आंटी और श्रद्धा उसे कटी कटी सी रहने लगी हैं। मिलने पर बात तो हंस मुस्कुरा कर ही देती, लेकिन व्यवहार में अब वह अपनापन नहीं रह गया था। घर पर आना जाना भी कम हो गया था। श्रद्धा भी अब दूर दूर रहने लगी थी। पहले की तरह मनीषा आंटी अब छुट्टी वाले दिन खाने पर नहीं बुलाती थी। एक बार फिर रोहिणी अकेले हो गई थी। एक छुट्टी वाले दिन विनीत बाहर गया था तो रोहिणी ने अच्छा मौका जानकर सोचा कि मनीषा आंटी से बात की जाए। अतः वह मनीषा के यहाँ चली गई। क्या बात है आंटी, आजकल श्रद्धा बाहर नहीं निकलती? उससे तो मुलाकात ही नहीं हो पाती। रोहिणी ने कुछ देर की औपचारिक बातचीत के बाद पूछा। श्रद्धा की परीक्षा पास आ रही है, इसलिए बाहर कम ही निकलती है, मनीषा ने जवाब दिया। बहुत दिनों से महसूस कर रही हूँ कि आंटी अब मुझसे कटी कटी सी रहने लगी हैं। क्या बात है? रोहिणी ने फालतू समय बर्बाद ना करके अपने मन की बात पूछ ही ली। देखो रोहिणी, वैसे तो यह तुम्हारा निजी मामला है कि तुम अपनी ज़िंदगी कैसे जीती हो, लेकिन माफ़ करना,
एक पहचान वाले से हमें पता चला कि तुम और विनीत शादीशुदा नहीं हो, बल्कि लिव इन रिलेशन में रह रहे हो। श्रद्धा कच्ची उम्र की है। मैं नहीं चाहती कि उसके मन पर इन बातों का बुरा असर पड़े। मनीषा जी ने सामान्य स्वर में जवाब दिया। लेकिन रोहिणी सन्न रह गई। तो अब यहाँ भी यह सच्चाई पता चल चुकी है, और अगर मनीषा जी को पता चली है तो निश्चित रूप से पूरी कॉलोनी भर में खबर हो जाएगी। देखो रोहिणी, मैं किसी को भी बुरा भला नहीं कहती। मुझे नहीं मालूम कि श्रद्धा भी बड़ी होने पर क्या करेगी, लेकिन माँ होने के नाते मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं जहाँ तक हो सके उसे ऐसे किसी हालात में पड़ने से बचाऊं। अभी तक तो उसे या किसी को भी मैंने सच बात नहीं बताई है, लेकिन जैसे आज मुझे पता चला है वैसे ही कभी ना कभी तो कॉलोनी के दूसरे लोगों को भी पता चल ही जाएगा। मनीषा जी के स्वर में अब भी हल्कापन सा अपनापन था। रोहिणी चुपचाप सिर झुकाकर सुनती रही। अब मुझे पता चला कि क्यों कभी तुम्हारे मायके या ससुराल से कोई तुम्हारे घर क्यों नहीं आता। एक बात बोलती हूँ, बुरा मत मानना, लेकिन कब तक घर परिवार माता पिता से कट कर रहोगी? अगर बीच रास्ते में ही विनीत तुमसे अलग होकर किसी और के साथ रहने लगा तो? पति तलाक दे या छोड़ दे तो पत्नी के पास फिर भी घर समाज की सहानुभूति होती है, लेकिन तुम्हारे साथ तो कोई भी नहीं होगा। तुम बिल्कुल अकेली रह जाओगी। मनीषा जी ने समझाया। हम आधुनिकता की चकाचौंध में अंधे होकर समाज से टकराने की हिम्मत तो कर लेते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि पलटकर चोट हमें ही लगती है। समाज का कुछ नहीं बिगड़ता। मनीषा जी ने प्यार और अपनेपन से रोहिणी का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा। एक स्त्री होने के नाते मैं जानती हूँ कि आज नहीं तो कल तुम माँ बनना जरूर चाहोगी, और फिर सोचो कि ऐसी हालत में अपने बच्चे को जन्म देकर तुम उसे क्या दे पाओगी? तुम उसे ना पिता का नाम दे पाओगी, ना घर परिवार। तुम स्वयं भी आधी अधूरी रह जाओगी, और अपने बच्चे का व्यक्तित्व भी, उसकी पहचान भी अधूरी कर दोगी। मनीषा जी के पास से लौटकर रोहिणी धड़ाम से सोफे पर पसर गई। उसका सिर घूम रहा था। उसे कोफ्त हो रही थी। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में उसने बिना शादी किए विनीत के साथ रहने का फैसला किया। वह अपने लिए एक कप कॉफ़ी बना लाई। कॉफ़ी पीकर दिमाग शांत हुआ तो वह बेहतर ढंग से अपनी स्थिति के बारे में सोच पाई। आज मनीषा जी को पता चला है, कल को कॉलोनी के दूसरे लोगों को भी पता चल जाएगा। फिर यह कॉलोनी भी छोड़कर दूसरी कॉलोनी में फ्लैट तलाश करो। क्या वह सारी उम्र एक से दूसरी जगह भटकती रहेगी? कभी स्थिर नहीं हो पाएगी। यह तो किराए का घर है, इसीलिए बदल भी सकते हैं, लेकिन अपना घर हो तो इस तरह तो वह कभी अपना घर बना ही नहीं पाएगी। जिंदगी भर भटकती रहेगी। आज वह समाज से कट गई है, कल को घर पर पता लगने पर परिवार से भी कट जाएगी। आज जो थोड़ा बहुत अपनापन बचा है, जीवन में कल को वह भी खो जाएगा। और विनीत, क्या विनीत जीवन भर उसका साथ निभा पाएगा? पिछले कुछ दिनों से तो उसका व्यवहार देखकर ऐसा नहीं लग रहा। विनीत उसे पत्नी के अधिकार तो कभी देगा नहीं। हाँ, एक पति की तरह बनकर रोहिणी से सेवा और घर के सारे काम की उम्मीद अवश्य करेगा। जब शादी ना करके पत्नी के पूरे कर्तव्य निभाने पड़ेंगे, कभी सिर दबा दो, कभी पैर दबा दो, और अपनी आज़ादी खोनी ही पड़ेगी, तो फिर शादी करने में क्या खराबी है? कम से कम वहाँ इज्जत तो रहेगी, घर परिवार का साथ तो रहेगा, जिंदगी में स्थिरता तो रहेगी। यहाँ ना तो सिर पर छत है, ना पैरों के नीचे ज़मीन है। मैंने खुद को अधर में लटका लिया है और अकेलेपन का दर्द अपने गले बांध दिया है। विनीत के साथ का कब तक भरोसा रखें? यह आकर्षण खत्म हो गया तब। रोहिणी काँप उठी कि नहीं नहीं, भाड़ में जाए यह आधुनिकता का चक्कर। उसके सिर से पश्चिमी सभ्यता का अंधानुकरण का भूत उतर चुका था। सोचा, माँ को बताया हुआ दीदी के ससुराल का रिश्ता अभी भी है। लड़के वालों को वह बहुत पसंद है और वे अभी भी रुके हुए हैं। रोहिणी की आंखें खुल चुकी थी कि अधर में टंगे रिश्ते के बजाय शादी ही भली है। फिर क्या था? रोहिणी ने तुरंत माँ को फ़ोन लगाया। माँ, मैं जल्दी घर आ रही हूँ। आप
उस लड़के को हाँ कह दीजिए। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक शेयर कमेंट करें, नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।